नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चुनाव आयोग विपक्षी दलों को आंकड़े देने के लिए तैयार नहीं है, दस्तावेज देने को तैयार नहीं है। विपक्षी दल उससे जो डिटेल्स मांग रहे हैं मतदाताओं के संबंध में या दूसरे तरह के जिनसे चुनावी धांधली का जो शक है उसे दूर किया जा सके या उसे साबित किया जा सके, लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं है। वो नानुकुर कर रहा है, वो टाल रहा है, लेकिन विपक्षी दल भी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं और ये उन्होंने आज एक बार फिर से जता दिया। राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले, जो महाराष्ट्र का जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, उनके तीनों नेताओं ने मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर बड़े बड़े प्रश्न दाग दिए। हालांकि ये प्रश्न बहुत नए नहीं हैं, लेकिन ये इस तरह से सामूहिक रूप में, और राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं, खुद उनके साथ अपने सहयोगी दलों के साथ बैठकर इस तरह की जो अनियमितताओं हुई हैं, कथित रूप से ही सही, जिन पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से प्रश्न किए। बहुत ही दिलचस्प है जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। पहला तो ये जो बार बार दोहरा रहे हैं, उन्होंने संसद में भी दोहराया, पूछा कि भाई लोकसभा चुनाव 2024 और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच में आखिरकार 39 लाख वोट कहां से आ गए, इतने सारे वोट एकदम से कैसे आ गए। उन्होंने कहा है कि 5 वर्षों में, यानी 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव के बीच में कुल 32 लाख मतदाता सूचियों में जोड़े गए थे। फिर अचानक लोकसभा चुनाव होता है और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बीच में 39 लाख मतदाता जुड़ जाते हैं और ये 39 लाख मतदाता, यानी हिमाचल प्रदेश में जितने मतदाता हैं उतनी संख्या है जो महाराष्ट्र में जोड़ दी गई है। ये मतदाता आखिरकार कहाँ से पैदा हुए, आसमान से टपके या ज़मीन फाड़ के निकले, ये कैसे आ गए, इसका कोई जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। टाल मटोल कर रहा है और इस तरह से चुप बना बैठा है जैसे महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक हो गया हो और विपक्षी दल बेकार में शोर मचाए जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी बहुत ज़बरदस्त है जो उठाया राहुल गांधी ने, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राज्य में जो वयस्क मतदाताओं की आबादी है, ध्यान रखिए, जो वयस्क मतदाताओं की आबादी है, वयस्क आबादी है, उसकी संख्या कम हो और जो मतदाता सूची में दर्ज हों वयस्क मतदाता, उनके नंबर ज़्यादा हों। यानी महाराष्ट्र की वयस्क जनसंख्या है 9.5 लाख करोड़, 9 करोड़ 54 लाख, और चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं। ये जो तकरीबन 16 लाख मतदाता अतिरिक्त कहाँ से आ गए, आबादी के अलग, जाहिर है कि या तो आबादी के आंकड़े गलत हो गए हैं या हमारा चुनाव आयोग मतदाता सूचियों बनाने में चूक गया है, या उसने जानबूझकर बीजेपी की मदद करने के लिए, उसके सहयोगी दलों की मदद करने के लिए ये जो अतिरिक्त मतदाता जोड़े होंगे, जो फर्जी होंगे, वो उनकी वजह से ये संख्या बढ़ी है। राहुल गांधी यहाँ कुछ और इसी से जुड़े दूसरे आरोप भी लगाते हैं कि ये न केवल अतिरिक्त मतदाताओं को सूची में जोड़ने का मामला है, बल्कि मतदाता सूची से बहुत सारे ऐसे मतदाताओं के नाम हटाना भी है जो उनके गठबंधन, उनकी पार्टी को जाने वाले वोट थे। यानी दो तरह से चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ गठबंधन कह लें या बीजेपी कह लें या एनडीए कह लें, इनके महायुति कह लें, इनको मदद पहुंचाने के लिए दोनों तरह से काम किया है और इसमें जो आंकड़े हैं वो उसकी पोल खोल रहे हैं। एक और आंकड़ा राहुल गांधी ने दिया है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कामठी सीट पर 1.36 लाख 1,36,000 वोट मिले थे और ये चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होते हैं और वहाँ अचानक 35,000 नए वोट जोड़ दिए जाते हैं और ये सारे वोटर बीजेपी के खाते में जाते हैं। मतलब जो अतिरिक्त मत जोड़े गए थे उस विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा चुनाव में कामठी एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर
कांग्रेस को 1,36,000 वोट मिले थे और जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें 35,000 वोट और जोड़े गए और ये सारे 35,000 वोट बीजेपी के पक्ष में चले गए और बीजेपी ने ये चुनाव जीत लिया। और ऐसे 50 उदाहरण हैं महाराष्ट्र में जिनको जो ये इंडिकेट करते हैं कि वहाँ की मतदाता सूचियों में जो खेल किया गया था उसकी वजह से इस तरह के परिणाम आए हैं। अगर मतदाता सूचियाँ सही होती तो शायद परिणाम कुछ और होते। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो अद्भुत है कि जो महायुति था उसके तीनों घटक मतलब 80-90% का स्ट्राइक रेट ला के दिखा रहे हैं। बीजेपी की स्ट्राइक रेट तो 90 के आसपास थी ही। शिंदे की पार्टी जो शिवसेना शिंदे है उसकी भी 80-90 के बीच में थी। और यहाँ तक कि अजीत पवार जिसे कोई एक सीट देने को राजी नहीं था कि 2, 4, 5 सीटें ही वो जीत पाएंगे, उसने भी 80%, 70% से ऊपर का स्ट्राइक रेट दिखाया। तो ये अद्भुत चमत्कार हो रहा था, महाराष्ट्र में हुआ है और ये चमत्कार समझने की ज़रूरत है। ये चमत्कार नहीं था, दरअसल ये खेल था जो चुनाव मत आयोग ने उनके साथ मिलकर किया था। और ये इसीलिए राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई हमें फाइनल मतदाता सूची दोनों दे दीजिए, लोकसभा के चुनाव की दे दीजिए और विधानसभा चुनाव की दे दीजिए। हम दोनों सूचियों को मिलान करके हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि वो जो 39 लाख मतदाता अतिरिक्त आए हैं वो कहाँ आए हैं और उनका फ़ोटो भी मांग रहे हैं, उनका एड्रेस भी मांग रहे हैं। हम उसको क्रॉस चेक करेंगे, हम घर घर जाकर उन मतदाताओं के बारे में पता करेंगे और इसके साथ ही जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उनको वो आंकड़ा भी उन सूचियों से मिल जाएगा और उसको भी क्रॉस चेक कर सकेंगे। तो ये राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों की एक बड़ी पहल है जो बिगड़ैल चुनाव आयोग है उसको ठीक करने की। मौजूदा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तो रिटायर हो रहे हैं 22 फरवरी को। वो तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अपनी भूमिका अदा करके और मैन ऑफ द मैच या विलेन ऑफ द मैच बनकर बाहर हो जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को उन्होंने रसातल में पहुंचा दिया है। हमारे देखते हुए किसी भी चुनाव आयोग ने इतना घटिया ढंग से या चुनाव आयुक्त ने इतना घटिया ढंग से काम नहीं किया है कि वो पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण नज़र आए और विपक्षी दलों की कोई बात ही न सुने और हर ट्रांसपेरेंसी की बात आने पर टाल जाए या शायरी सुनाने लगे या झूठ बोलने लगे या चुप हो जाए। तो ये चुप्पी तोड़ने के लिए चुनाव आयोग की ये राहुल गांधी और सहयोगी दलों ने एक अभियान सा छेड़ दिया। ये अभियान मैं समझता हूँ कि देर से छेड़ा गया अभियान है। इसे कम से कम 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद शुरू कर देना चाहिए था और उसी समय शुरू कर देना चाहिए था जब मरकटवाड़ी पोलिंग जो एक विधानसभा का क्षेत्र था जहां पर एनसीपी के नेता को जितने वोट डाले गए थे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले थे और वहां के मतदाताओं ने एक मॉक पोलिंग करनी चाहिए थी कि हम एक अलग से पोलिंग करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि हमने जो वोट डाले थे वो कहाँ गए हैं। तो ये उसको रोक दिया था राज्य सरकार ने, पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को धमकाकर ये काम उसने कर दिया था। अगर वो अभियान में विपक्षी दल कूद पड़ते, कांग्रेस ने देरी की, उन्हें कूदना चाहिए था और ऐसे जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही थीं सब जगह अगर ये आंदोलन की शक्ल में विपक्षी दल इसको ले लेते तो शायद चुनाव आयोग पर बहुत प्रेशर बनता और राज्य सरकार पर भी और राज्य की जो महायुति गठबंधन है उस पर भी पड़ता। लेकिन बहुत सारा वक्त कहना चाहिए इंडिया गठबंधन ने गंवा दिया है। हरियाणा के मामले में भी उसने लेट लतीफ़ी की है और यहाँ भी लेट लतीफ़ी की है। इससे जो बीजेपी है उससे मौका मिल जाता है, चुनाव आयोग को मौका मिल जाता है और लोगों के जहन से, हमारे आपके जहन से भी ये चीज़ें उतरने लगती हैं। हम भी फिर उस समय जब मामला गर्म रहता है हम सब भी उत्तेजित रहते हैं कि सच सामने आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। लेकिन जब कुछ होता नहीं है तो हम भी निराश उदास होकर बैठ जाते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है और विपक्षी दल भी जो मोमेंटम उससे उस समय बना होता है उसको वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, अपनी लापरवाही या सुस्ती में उसे छोड़ देते हैं।
कांग्रेस पार्टी को दोष देना लाजमी है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसे इस मामले में ज़्यादा सक्रियता और प्रोएक्टिव होना चाहिए, वो नहीं दिखती है। केवल राहुल गांधी लड़ते हुए दिखते हैं। कांग्रेस पार्टी में खासतौर से जो जो क्षेत्रीय नेता है, महाराष्ट्र की जो यूनिट है उसे लीड लेनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में चलिए कांग्रेस पार्टी उतनी शक्तिशाली पार्टी नहीं है, तो शिवसेना को आगे आना चाहिए था, एनसीपी को आगे आना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि तीनों भी पार्टियां केवल ज़ुबानी जंग तो करती रहीं, लेकिन उससे आगे नहीं गई। जबकि शिवसेना ने इस चुनाव आयोग के कारण बहुत भुगता है। पार्टी टूटी है और टूटी हुई पार्टी को चुनाव आयोग ने रिकॉग्नाइज़ किया है। ये भुगत रही है चुनाव शिवसेना। एनसीपी के साथ भी यही हुआ है और दोनों ही पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, चंद्रचूड़ साहब ने, हम सब जानते हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है, और वो उस भूमिका को निभाकर बीजेपी और एनडीए को फ़ायदा करके बाहर भी हो गए हैं। अब जो दूसरी चीफ जस्टिस आए हैं वो भी उसमें ढील दे रहे हैं। अभी तक उसमें भी सुनवाई उस तरह से आगे नहीं बढ़ रही है। तो जब इस तरह की सुस्ती चारों तरफ दिखती है तो चुनाव आयोग बच निकलता है, और यही अभी तक हो रहा है। राजीव कुमार बार बार बच के निकल जा रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। विपक्षी दलों को उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतने सारे मामले आए हैं। आप देखिए, न्यूज़ लॉन्ड्री ने बहुत अच्छी रिपोर्ट की। उसने लोकसभा की 3-4 कंस्टिट्यूंसी के पूरे आंकड़े जुटाकर बताए कि वहाँ किस तरह से मतदाता सूचियों में खेल हुआ है और उनकी वजह से परिणाम ही बदल गए हैं। उसमें से 2 या 3 कंस्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश की है, एक दिल्ली की है। इसके बाद भी कई और ऐसे संगठन और न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पर ये जांच की है। जो महमूद राणा है, जो इसकी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपनी तरफ से लगातार कोशिशें की हैं। उन्होंने पोलिंग बूथ का फुटेज भी मांगा है, जिस पर चुनाव आयोग, हाई कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग न दे इसके पहले ही केंद्र सरकार ने उन चुनाव नियमों में बदलाव कर दिया। तो ये खेल लगातार चल रहा है। बड़ी ही बेशर्मी से चुनाव आयोग ये कर रहा है, बड़ी ही बेशर्मी से मोदी सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। चुनाव आयोग में बैठे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये एक जो लोकतांत्रिक संस्था है, जो लोकतंत्र को बचाने वाली संस्था है। चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। अगर सही ढंग से चुनाव नहीं हो रहे हैं तो फिर पूरा लोकतंत्र बेमानी हो जाता है और सही चुनाव नहीं हो रहे हैं। हमने अभी दिल्ली में के चुनाव देखे हैं कि किस तरह से बीजेपी के नेता, उम्मीदवार अंधाधुंध पैसे बांट रहे थे, शराब बांट रहे थे, सामान बांट रहे थे, खरीद फरोख्त वोटों की हो रही थी। इसी बीच में आम आदमी पार्टी के 8 एमएलए भी टूट कर गए, खरीदे गए, धमकाए गए, दबाव में गए, लालच में गए, हमें नहीं पता। लेकिन इसी बीच ये भी हुआ है। तो चुनाव के दौरान इतना सारा गड़बड़ झाला दिल्ली में भी हुआ, उस पर भी चुनाव आयोग चुप रहा, और उसने अगर कोई स्टेप उठाया भी तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि आपने ये क्यों कहा कि हरियाणा जहर मिला पानी दिल्ली वासियों को दे रही है। तो घेरा भी तो केजरीवाल को, उसने प्रवेश वर्मा को नहीं धरा, उसने और दूसरे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे जिन्होंने उल्लंघन किया, चाहे वो विधूड़ी हो या कोई और हो, किसी के साथ भी उसने सख्ती नहीं दिखाई। तो ये चुनाव आयोग का बहुत ही पक्षपातपूर्ण रवैया हम पिछले इस पूरे 10 सालों में देख रहे हैं, लेकिन अब अति की तरफ चला गया है और चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट रह ही नहीं गया है। वो प्रधानमंत्री दफ्तर का एक हिस्सा बनकर रह गया है। वहाँ से जो आदेश मिलते हैं उसको वो पूरा करता है। लेकिन विपक्षी दलों के पास रास्ते क्या हैं? उन्हें अपनी लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। उन्हें तो चुनाव अगर नहीं जीतने दे रहे हैं तो उनका तो भविष्य नहीं है, क्योंकि चुनाव के ज़रिए ही वो किसी तरह का परिवर्तन ला सकते हैं सत्ता में आकर। और चुनाव आयोग को बदलना है तो उसको भी बदल सकते हैं। चुनाव आयोग को के आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया को बदलने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका होनी चाहिए, उसको शामिल कर सकते हैं। तो जो भी सुधार के काम हैं वो तभी कर सकते हैं जब चुनाव जीते, और अगर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फिर सारा उनकी पूरी राजनीति ही बेमानी हो जाएगी। तो अब उन्हें पूरा दम लगा कर इस बिगड़ैल चुनाव आयोग को ठीक करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। और ये केवल राहुल गांधी या संजय राउत या सुप्रिया सुले के उतरने से नहीं होगा।
पूरे विपक्षी दलों को, पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर ऐसा करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी ये सोचती, ममता बनर्जी सोचती हैं कि वेस्ट बंगाल तो हम आसानी से जीत जाते हैं, बड़े अंतर से जीत गए हैं, हमें क्या चिंता है, तो इससे बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में उपद्रव मचाकर पूरा खेल पलटा गया है, वैसा बंगाल में भी अब आने वाले चुनाव में किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। ये एक बड़ी आशंका ममता बनर्जी के दिमाग में भी होनी चाहिए, होगी भी। लेकिन उसकी तैयारी क्या है, उसका काउंटर क्या है, उसको रोकने के लिए उसके पास उनके रोड मैप क्या है, एक्शन प्लान क्या है। एक्शन प्लान एक ही हो सकता है कि सब एकजुट हों, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ें, जहाँ जहाँ जनता के बीच लड़ना है, पार्लियामेंट में लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, हर फोरम का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग को ठीक कराने के लिए एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। ये मुहिम मुंबई की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होगी, आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये हमें पता नहीं है। नहीं बढ़ती है तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। अगर बढ़ाने में कामयाब होते हैं, इसको लगातार रिपीट करते हुए ये विपक्षी दल एकजुट होकर, जैसे इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दलों ने एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए और महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो ये एक बड़ा काम हुआ है, तो इसलिए ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये लड़ाई आगे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।